जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास के 7th चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। हाँ या ना, स्टार्ट करते हैं हम नर्व टिश्यूज के बारे में। तो तंत्रिका ऊतक बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया कि पेशी ऊतक क्या है हमारे, है ना, संयोजी ऊतक क्या है और उपकला ऊतक क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएं। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति अनुक्रियाशीलता, ठीक है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, देखो मैसेजेस जो जाते हैं हमारे माइंड में कि हमें सर्दी लग रही है, तो माइंड में कैच होते हैं इन न्यूरॉन टिश्यूज के द्वारा, और फिर उद्दीपन निकलता है और रिएक्शन निकलता है विद द हेल्प ऑफ पेशी ऊतक, ठीक है। जो कंकाल ऊतक होता है उसके साथ साथ ये भी कार्य करते हैं, ठीक है। नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, जो भी रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है उसको कंट्रोल करना है। कैसे करना है, ये कौन देखता है, हमारा नर्वस टिश्यू देखता है, ठीक है। यह दो प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं वो दो तरह की कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका बंध, ठीक है। जो तंत्री बंध होता है उसको हम बोलते हैं ग्लियल सेल, ठीक है, ग्लियल सेल्स, और ये होता है हमारा न्यूरॉन्स, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स, और जो तंत्री बंध होता है उसको हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स, ठीक है, ग्लियल सेल्स। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन की किसका क्या क्या फंक्शन है, इस डायग्राम में किस तरीके के फंक्शंस होते हैं वो हमें स्पेशली देखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम। यहाँ पर ये जो आपको शेप दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं बच्चों, जो भी उद्दीपन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी मैसेज होते हैं उसको क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं, ठीक है, एज अ सिग्नल, ठीक है। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और पहुंचाते हैं, फाइन। फिर हमने बोला ये जो अंदर आप देख रहे हो ये है हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। फिर यहां पर जो आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये जो बच्चों पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, ये जो आप ये डेंड्राइट वाला जो देख रहे हो जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हाँ है ना, इसको हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। और ये जो एक छड़नुमा संरचना आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ये हो गया हमारा साइटोन और ये जो है वो है हमारा एक्सॉन। आपको यदि ये डायग्राम नहीं समझ में आए तो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में अच्छे से हिंदी वाले नेम वाला डायग्राम दे रखा है, नहीं तो आप नेट पे हिंदी में सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ मैं बता रही हूँ, आपकी बुक में एज इट इज डायग्राम है, फाइन। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो बच्चों इस तरीके के, ये जो एक पैकेट से बने हुए हैं, हाँ है ना, जैसे ईंट होती है वैसे ये पैकेट जो बने हैं इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है। अब इन माइलिन शीथ का बेसिकली फंक्शन क्या होता है ना, क्या होता है कि जैसे ये उद्दीपन आए, जैसे बच्चों क्या होता है कि करंट लगता है, फाइन, मतलब वैसे बता रही हूँ, करंट लगता है तो हमारी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है, लेकिन वो करंट से हमें बचाने का भी कोई कार्य करता है हमारी बॉडी, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे ही ये सिग्नल्स आते हैं डेंड्राइट से थ्रू, ठीक है, डेंड्राइट के थ्रू ही क्या सिग्नल आए साइटोन में, साइटोन से ये जैसे ही एक्सॉन की तरफ जाते हैं, साइटोन से जैसे ही एक्सॉन की तरफ जाते हैं तो माइलिन शीथ जो है ये क्या करती है, यहाँ लिख दूं, माइलिन जो शीथ होती है वो क्या करती है, हीट शॉक, जो हीट शॉक होता है उससे हमें क्या करती है, रक्षा करती है, या मैं कहूँ कि जो मैकेनिकल डैमेज हो रहा है उससे ये हमें सपोर्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, कौन, माइलिन शीथ। क्लियर हो गई बात। फिर आप इसमें ये एक ऐसे डॉट डॉट देख रहे हो ये डॉट डॉट देख रहे हो अंदर की तरफ, ये केंद्रक नहीं है, ये है स्वान सेल्स। क्या है ये, स्वान सेल्स, स्वान सेल, इसको लिख दूं यहाँ पे स्वान सेल्स, ठीक है, स्वान सेल्स।
ये जो श्वान सेल्स है ये क्या काम करती है, ये श्वान सेल कार्य करती है इन माइलिन शीथ के निर्माण में। क्या करती है, इन माइलिन शीथ का निर्माण करती है। आया समझ में। कुछ जो नर्वस कोशिकाएं जो ऊतक होते हैं उनमें ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। कुछ कोशिकाओं में, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, लिखा हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ लिख रही हूं, कुछ ऊतक में, कौन से ऊतक में, ये तंत्रिका ऊतक में ना, नर्वस टिश्यू में, तंत्रिका ऊतक में क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होती है, एब्सेंट होती है ना, एब्सेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर ये श्वान सेल्स भी नहीं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये श्वान सेल्स भी नहीं पाई जाती। ये श्वान सेल क्या करती है, इन माइलिन शीथ का निर्माण करता है, तो जो क्या करती है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो श्वान सेल का कार्य है माइलिन शीथ का निर्माण करना, माइलिन शीथ का कार्य है यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना हीट शॉक से। डेंड्रिटिक का, जो डेंड्रिटिक सेल्स है उसका काम क्या है, उन सेल का काम है जो मैसेज आ रहा है, सिग्नल्स आ रहा है, उसको पास ऑन करना, किससे, साइटोन से एक्सॉन की तरफ। क्लियर हो गई बात, आया समझ में। फिर हम बोल रहे हैं बच्चों, इधर वापस से आ जाती हूं मैं फिर हमने देखा कि यहां पर आपको कुछ गैप दिख रहे हैं, ये गैप दिख रहे हैं, इन गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, रणवीर नहीं बोलना, हाँ रणवीर सिंह नहीं बोलना यहाँ पे, ठीक है, रणबीर कपूर भी नहीं बोलना है, यहाँ पे बोलना है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर क्या करती है बच्चों, क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखो एक ऐसा आया, यदि इस तरीके से आएगा, मतलब माइलिन शीथ हो और बीच में गैप ना हो, तो उसको कंटिन्यू जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले एक सेल में गया, फिर एक दूसरे माइलिन शीथ में गया, फिर तीसरी माइलिन शीथ में गया, चौथी, मतलब कंटिन्यू उसको पास ऑन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, विलंब होगा, देरी होगी, किसमें, वो मैसेज कन्वे में, कि बाहर से कुछ हुआ और आपको ये रिएक्शन देनी है। समझ रहे हो, जो मैसेज आया है, जो सिग्नल आया है, उसको रेस्पॉन्स देने में हमको टाइम लगेगा। तो जब हमारे पास ये माइलिन शीथ है ना, और क्या है हमारे पास, ये रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर है, वो क्या करता है, यहाँ पर देखो कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आप, है ना, यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से बीच में गैप है, फिर गैप है, फिर गैप है। तो ये जो नोड ऑफ रेनवियर है वो क्या करती है, पहले यहाँ पर आया, फिर सीधा यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे, तो इतनी दूरी उसको तय नहीं करनी पड़ी, तो देर नहीं लगेगी और जल्दी से हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। कहते हैं ना, कुछ लोग देर से रिस्पॉन्स करते हैं और कुछ लोग बहुत क्विकली करते हैं, तो यही रीजन है, ये इस तरीके से। आया समझ में। तो हमने क्या बोला, जो नोड ऑफ रेनवियर है वो क्या कर रहा है, क्विक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। यहाँ पे क्लियर। फिर ये देखो एक्सॉन टर्मिनल, वही वहाँ साइटोन था, यहाँ एक्सॉन टर्मिनल होगा। और अब यहाँ पर अपनी सारी चीजें हो गई है, सारा डायग्राम आपको क्लियर हो गया, एक एक का फंक्शन क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो तंत्रिका ऊतक है वो बेसिकली कार्य कैसे करता है ना, एक एक चीज उसकी कैसे फंक्शनल है वो इंपॉर्टेंट है। अब कलर चेंज कर लूँ, आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, ये डायग्राम आ गया। अब दो तरह की है, न्यूरॉन और है हमारी ग्लीलियल सेल। तो अब न्यूरॉन्स क्या कह रहा है, एक मिनट, तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, ये उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं। नेचुरल सी बात है, उत्तेजनशील होगी, क्यों, क्योंकि ये सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करती है, जल्दी से सिग्नल मैसेज को कन्वे करती है। ये तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। ये क्या है, एक आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ जो नर्वस टिश्यूज है हमारे, उसका जो संचार तंत्र है हमारा, है ना, जो न्यूरल एक पूरा सिस्टम है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो न्यूरॉन्स है, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, याद रहेगा। अब इसके अलावा एक और चीज है, ये नॉन डिवाइड होती है, नॉन डिवाइड, यानी कि इनमें डिवीजन नहीं पाया जाता है, ये लगातार विभाजित, हाँ वर्ड नहीं आ रहा था, इनमें विभाजन नहीं होता है। क्लियर हो गई। अब आपने सुना है ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ट्यूमर सुना है, तो ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ट्यूमर जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं में होगा क्या,
जो ट्यूमर है, जो ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब क्या होता है, गांठ। गांठ कब बनती है, जब लगातार कोशिका विभाजन हो, है ना, कंटिन्यूसली सेल्स डिवाइड होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन, यानी गांठ बन गई, जिसको आप बोलते हैं ना गांठ बन गई है, गांठ हो गई है, दिमाग में गांठ हो गई है, खून जम गया है, थक्का बन गया है, ऐसा कुछ सुना है आपने, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर एक तो ब्लड क्लॉटिंग होती है, एक ब्रेन ट्यूमर होता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाती है, वहां पर क्या होता है, सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड होती है। क्या उस ट्यूमर के लिए न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है क्या उस ब्रेन ट्यूमर के लिए ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनमें तो डिवीजन ही नहीं होता, डिवीजन नहीं होगा तो ये बहुत सारी इकट्ठी नहीं हो सकती। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं वो कौन है? तंत्री बंध। ठीक है, यहां लिख देती हूं, ये ब्रेन ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन ट्यूमर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं किसमें? नर्वस टिश्यूज में। नर्वस टिश्यू में वो कौन सी है? न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स। अब जो ग्लियल है ये कैसी होती है बच्चों? ग्लियल जो होती है इसको हम बात करें तो ग्लू कर सकते हैं। ग्लू यानी कि गोंद, है ना, ग्लू यानी कि गोंद जो कि चिपकाने में मदद करता है, हाँ है ना। तो हम कह सकते हैं जो ग्लियल सेल्स है वो स्टिकी है। कैसी है? स्टिकी। स्टिकी बोले तो चिपकने वाली, स्टिकी बोले तो जैसे आपने कभी ऐड देखा है टीवी में जो आता है, मेरे बाल बहुत चिपचिपे हैं, मैं क्या करूं, फिर बोलता है ये शैम्पू लगाइए आप, है ना, ऐसा कुछ आता है, तो वो स्टिकी बोलते हैं। मेरी स्किन बहुत स्टिकी हो रही है तो आप ये फेस वॉश यूज़ करें, ये क्रीम यूज़ करें, है ना, मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो आप ये क्रीम यूज़ करें, ऐसा कुछ सुना है, तो वो स्टिकी वर्ड बोलते हैं। तो ग्लू यानी कि वो चिपचिपी सी होती है। तो यहाँ पर जो ग्लियल सेल है वो कैसी होती है? चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है। क्लियर हो गई? ये कोशिका अन्य तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है। क्या करती है? यहाँ पर ये क्या कर रही है? उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो सिग्नल को वो करेगी, है ना, कन्वे करेगी। और ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी? कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा देती है। ये क्या करती है? सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है। किसको? तंत्रिका कोशिकाओं को। यानी कि इन तंत्रिका कोशिकाओं जो न्यूरॉन्स है उसको सुरक्षा और मतलब एक कहते हैं ना अपन सुरक्षा दे रहे हैं, तो वो कौन दे रहा है? प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? एक संरचना कौन दे रहा है? ये ग्लियल सेल्स दे रही है, न्यूरोग्लियल सेल्स दे रही हैं। क्लियर? हमारे शरीर में तंत्रीबंध कोशिकाएं तंत्रिका उत्तक का आयतन के अनुसार सबसे ज्यादा होती है। यानी कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो आयतन में, घनत्व में ज्यादा होगी इनकी बजाय। ठीक है, इसीलिए ट्यूमर भी कॉज होता है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड करती है, जबकि ये डिवाइड नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम देखेंगे जब एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है तो वह स्वयं होती है या फिर वो स्वयं होती है तो विभिन्न वैद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है जो बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है। यानी कि क्या बोला हमने? इस तरीके से हमने बोला। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है बच्चों, प्लीज़ तो थोड़ा सा समझ जाना। ये मैं वही बना रही हूँ जो अभी डायग्राम हमने देखा है पीछे। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, नो डाउट, बट ठीक है, समझ में आना चाहिए, है ना। अपन ड्राइंग कंपटीशन में तो नहीं जा रहे हैं अभी, हाँ या ना। तो ड्राइंग कंपटीशन में अभी नहीं जा रहे हैं, तो हमने जो समझना है वो समझना है। कोई भी उद्दीपन आया ये तेजी से ग्रहण करेंगे, डेंड्रियाट्स जो होते हैं वो तेजी से ग्रहण करेंगे, साइटोन से एक्सॉन पे जाएगा और माइलिन शीथ जो है यहाँ पे जो नोड्स ऑफ रेनवियर है यहाँ से उचकेगा, यहाँ से उचकेगा, यहाँ से उचकेगा और यहाँ पे एंड ऑफ एक्सॉन पे वो रिस्पॉन्स कर देगा कि इस तरीके का कोई उद्दीपन हुआ है। यही बात अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है। क्लियर बात? तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है, जब तंत्रिका कोशिका यानी कि जो न्यूरॉन्स है वो क्या होंगे? एक्साइट होंगे, तो तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर पहुंचता है। यानी कि ये अंतिम छोर पे पहुंचेगा और आसपास की अन्य तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जो न्यूरॉन्स है और अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करेगा या फिर उन्हें उद्दीपित होने के लिए रोकेगा कि तुम इसके प्रति रिस्पॉन्स करो या ये रिस्पॉन्स ना करो।
कौन कर रहा है? न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है। और इन न्यूरॉन को सुरक्षा कौन दे रहा है? न्यूरोग्लियल सेल्स दे रही है। क्लियर हो गई बात? अब क्या होता है कि बच्चों जैसे ये आपने देखा, तो जो ग्लियल सेल्स है ना, तंत्री बंध, जो ग्लियल सेल्स है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, ये रफ कर दूं क्या? ये रफ कर दूं? एक बार पूरा ही रफ कर देती हूँ ताकि आपको ग्लियल सेल्स भी अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब यहां देखो, जो ग्लियल सेल्स है ना, यानी कि तंत्री बंध, ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। 1 2 3, कौन कौन सा? एस्ट्रोग्लियल, फिर होती है माइक्रोग्लियल, फिर एक होती है हमारी ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स। ठीक है, 3 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी है? एक तो ये नीट के लिए है इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में नहीं है लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए एक्स्ट्रा बता रही हूँ। जिसको नीट में इंटरेस्ट है वो पढ़ो, जिसको नहीं है वो ना पढ़ो। लेकिन बच्चों एक बात है कि नॉलेज जो होती है वो कभी भी आपके कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये मैंने पढ़ा था और काम नहीं आया। जिंदगी में कहीं ना कहीं आपने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, जो भी सीखा है, कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस देता है, कहीं ना कहीं आपको काम आता है। ठीक है, तो जो यदि आपसे कहीं अच्छे से आपको मिल रहा है तो प्लीज उसको यूटिलाइज करो, उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। ठीक है, तो एस्ट्रोग्लियल कैसी होती है? स्टार शेप होती है। कैसी होती है? स्टार शेप्ड होती है। फाइन। और ये क्या करती है? जो भी सिग्नल आते हैं उसको क्या करती है? मैसेज के थ्रू कन्वे करती है। फाइन। माइक्रोग्लियल सेल, ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, क्योंकि माइक्रो है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। और ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। सपोर्ट करती है किसको? किसके मैकेनिज्म को? जो स्वान कोशिकाएं होती है, जो स्वान सेल्स होती हैं। ठीक है, जो स्वान सेल्स होती हैं उसको। और जो ओलिगोडेंड्रियाटिक होता है, ये क्या होता है? जैसे डेंड्राइटिक सेल्स क्या करती है? सिग्नल आते हैं, उसके उद्दीपन को चेंज करता है और कंट्रोल करता है। तो ये क्या काम करता है? कंट्रोल करते हैं किसको? उद्दीपन को। आया समझ में? ये स्वान सेल्स का निर्माण करते हैं, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों? किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ये देखो, हमने बोला है स्वान सेल्स किसको बनाता है? माइलिन शीट को बनाता है, हाँ या ना। तो हमने देखा कि जो ये स्वान सेल्स का जो निर्माण कर रहा है कौन? माइक्रोग्लियल। तो ये माइक्रोग्लियल जो स्वान सेल्स है वो क्या करेगी? जो माइलिन शीट है ना, माइलिन शीट है, माइलिन शीट क्या करती है? सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, तो ये उसमें हेल्प करेगी। एस्ट्रोग्लियल क्या करेगी? सिग्नल्स को कन्वे करने के लिए हेल्प करेगी। और जो ओलिगोडेंड्रियाटिक जो डेंड्राग्लियल सेल्स है वो क्या करेगी? जो भी मैसेज आ रहा है उस पर कंट्रोल करेगी कि वो रिस्पॉन्स देना है कि वो रिस्पॉन्स नहीं देना है। आया समझ में? तो इस तरीके से आपका ये भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब देखो, अपन ने स्टार्टिंग से जो पार्ट 1 से लेकर के अब तक का जो पार्ट पढ़ लिया है, यानी कि जो भी टिश्यूज हमने पढ़ लिए हैं उसमें हमें देखना है कौन कौन से टिश्यू हमने पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों उत्तक। ठीक है, उत्तक कितने प्रकार का होता है? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, यानी बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? उपकला उत्तक हमने पढ़ा, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी उत्तक मसल टिश्यू, फिर हमारा तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 मेनली टिश्यूज होते हैं एनिमल में। फिर हम बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं उपकला उत्तक की, यानी एपिडर्मल या एपिडर्मियल जो टिश्यूज होते हैं उसके बारे में, तो ये 2 तरह के होते हैं, सरल और संयुक्त। ठीक है, जिसको हम स्ट्रैटिफाइड बोल रहे थे और इसको हम सिंपल उपकला बोल रहे थे, सिंपल एपिडर्मल, हाँ या ना। फिर जो सरल उपकला है वो भी 3 प्रकार की होती है, शल्की, घनाकार और स्तंभाकार, कॉलुमिनार, क्यूबॉइड और हमारी स्क्वैमस। याद आ रही है वो चीज़? फिर जो घनाकार है और स्तंभाकार है, यदि इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? मॉडिफिकेशन क्या होगा? सीलिया की प्रेजेंसी आएगी, यानी कि सीलिया उपस्थित होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पक्षमाभ उपकला।
यदि घनाकार होगी तो, और स्तंभाकार में सीलिया होगा तो ये एक कोशिकीय और दो कोशिकीय में परिवर्तित हो जाएगा, जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, लचीले जो लूज कनेक्टिव टिश्यू थे, सघन यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे, विशिष्टीकृत सघन संयोजी ऊतक यानी कि जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू थे। ठीक है, तीन तरीके थे। यहाँ पर जो लचीले लूज वाले में हमने देखा था त्वचा ग्रंथि का ऊतक, वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू, फिर सघन यानी डेंस संयोजी ऊतक में हमने पढ़ा नियमित यानी कि रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने देखा विशिष्टीकृत में अस्थि, उपास्थि और रक्त हमने देखा था। फिर आज हमने पेशी ऊतक, सॉरी आज तो हमने तंत्रिका ऊतक पढ़ा है। पेशी ऊतक में हमने देखा कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या इनके फंक्शंस थे। फिर आज जो हमने देखा तंत्रिका ऊतक, जिसमें तंत्रिका कोशिका और तंत्री बंध के बारे में हमने पढ़ा। ये हमारे आज टिश्यू हो गए फिनिश। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे किसकी तरफ, अंग तंत्र की तरफ। और अंग देखो, सबसे पहले होती है छोटी इकाई कोशिका, फिर होता है हमारा टिश्यू। टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अंग और अंग तंत्र की तरफ, वो देखें अपन। तो अंग और अंग तंत्र, ऊतक हमने देख लिए बच्चों, ऊतक हमें समझ में आ गया। अब आपको पता है कि बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे केंचुआ, है ना, फिर हम पढ़ेंगे हमारा कॉकरोच, फिर हम पढ़ेंगे मेंढक, उनके क्या क्या अंग तंत्र होते हैं, कौन कौन से अंग के क्या क्या कार्य होते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंग क्या है और अंग तंत्र क्या है। फाइन, तो शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। अंग क्या है, जब अनेक ऊतक संगठित होकर के कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे कि जो ऑर्गन है हमारा, जैसे लंग हो गया, हार्ट हो गया, तो उसका क्या है, एक विशिष्ट कार्य है, हाँ है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, हाँ है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, बहुत सारे अंग तंत्र हैं। तो अंग तंत्र कब बना, जब अंग बना। अंग क्या है, विशिष्ट ऊतक बने हैं जो कि विशिष्ट कार्य के लिए बनते हैं, हाँ है ना, तो इस तरीके से अंग तंत्र बन गया हमारा। तो अंग तंत्र क्या हुआ, दो या दो से अधिक अंग मिलकर के कोई विशिष्ट कार्य करते हैं। यानी कि जैसे मैं बोलूं कि जो हमारा माउथ है, जो हमारी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो डाइजेस्ट सिस्टम से भी कनेक्टेड है, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि भोजन जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाएगा, श्वसन और जो भोजन नली है वो साथ में होती है, हाँ या ना, फिर वहाँ से होकर के वो हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में वहाँ पर क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली वो माउथ से, मुख से स्टार्ट हो जाता है, तभी तो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं धीरे धीरे, हाँ या ना। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा से बाहर निकल जाता है पाचन क्रिया के बाद में। आया समझ में। तो हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे अंग मिलकर के, एक या दो या तीन अंग मिलकर के कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, तो ऐसी संरचना अंग तंत्र बनाती है। उदाहरण, हृदय के चारों तरफ ऊतक होते हैं, है ना, उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिकीय ऊतक, ये सब एक साथ वर्क करते हैं, हाँ या ना, अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अंग और अंग तंत्र की जटिलता, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यानी कि एक उसको पर्टिकुलर एक वर्क होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना वर्क है, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना एक वर्क है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपना एक वर्क है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना एक वर्क है, यानी श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, है ना, पाचन तंत्र का अपना एक कार्य है, हाँ या ना, है ना, जब प्रजनन तंत्र का अपना एक कार्य। तो जितने भी तंत्र है बच्चों, वो एक विशिष्ट इंद्रिय गोचर को प्रदर्शित करते हैं, और ये इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। भाई जैसे कि किसी में, अब मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो, जैसे आप स्टार्टिंग से यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर पढ़ रहे हो, तो क्या आप डाइजेस्टिव सिस्टम बैक्टीरिया में देखते हो क्या, हाँ, उसमें आप देखते हो कि उसमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नहीं होता है ना ऐसा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी ये सिस्टम बनते जा रहे हैं वो कैसे दिखा रहे हैं अपन को, एक डेवलपमेंट को भी शो कर रहे हैं, विकास को भी शो कर रहे हैं। तो हमें समझ में आया किस तरीके से हमें देखना है। तो अब हम जो आगे जो टॉपिक आएगा हमारा, जो आगे पार्ट आएगा, उसमें हम सबसे पहले अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ऊतक कंप्लीट।
पूरा मैंने आपको एक इंडेक्स बना के दे दिया, फिर हमने अंग और अंग तंत्र पढ़ लिए। यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लो बच्चों, क्योंकि अब जो आएगा वो और भी टफ आएगा, आपके लिए और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि यदि आपने पुराना नहीं पढ़ा तो आगे आप जा करके नहीं समझ पाओगे। क्लियर हो गई बात? तो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। जब तक धन्यवाद।